बहुत हर्ष का विषय है कि डॉक्टर तरुण आनंद हमारे बीच में आज यहाँ 10 अक्टूबर 2009 को हर्बर्टपुर में मौजूद हैं। आपने एम्स से एमबीबीएस किया है और वर्तमान में यूएस से पोस्ट ग्रेजुएशन करने का प्रयास कर रहे हैं। आप तीसा की दिल्ली एसएचजी के सदस्य भी हैं। वास्तव में तरुण ने काफ़ी कम आयु में अपने हकलाने की समस्या को स्वीकार किया और उस पर अच्छी तरह काम किया है। आज इसी विषय पर हम आपसे कुछ बातचीत करेंगे। तो क्या आज तक कभी हकलाने से कोई फ़ायदा भी हुआ है आपको? मुझे जहाँ तक मैं एक घटना आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। जब मैंने साल 2002 के अगस्त में एम्स में एडमिशन लिया था, तो पहले दिन ही मैं रैगिंग के डर से मैं जयपुर में चला गया। वहाँ पे एक स्पीच थेरेपी का सेंटर है, वहाँ पे मैं 10 दिनों तक मैं रहा। वहाँ से फिर मुझे धीरे और जैसे शब्द को लंबा खींचने का एक्सरसाइज बताते हैं, वो सीख कर के आया। और साथ में कुछ अन्य टेक्निक जिससे मेरे स्पीच में फ़ायदा हो, वो सारी मैं सीख कर के आया। वो वहाँ से मुझे एक सर्टिफिकेट भी मिला कि इनका नाम तरुण राय है और इन ये अभी धीरे बोल रहे हैं। तो अब रैगिंग पीरियड में मैं क्या करता था कि मुझसे कुछ भी पूछा जाता, मैं साथ में धीरे धीरे बताने लगता ऐसे, सर मेरा नाम तरुण राय है। और वो पूछते तू ऐसे क्यों बोल रहा है, आराम से ठीक से क्यों नहीं बोलता। फिर मैं उन्हें अपना आई कार्ड जो मुझे उस स्पीच थेरेपी सेंटर से मिला था वो आगे बढ़ा देता। मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, मुझे ऐसे ही बोलना आता है और अभी मैं अपने स्पीच पे काम कर रहा हूँ। तो इस तरह वो सीनियर पक जाते, कहते भाई तू हमें माफ़ कर दे, तू जहाँ यहाँ से, हमारी औकात है नहीं तेरी रैगिंग लेने की। तो मुझे लगता है कि मुझे रैगिंग से फ़ायदा भी है। बहुत अच्छा तरुण, क्या आप ये बताना चाहेंगे कि अपने हकलाने को स्वीकार करने में किन घटनाओं से मदद मिली? आपने कब स्वीकार करना शुरू किया कि मैं हकलाता हूँ? बचपन से लेके आज तक मैंने अपनी हकलाने की समस्या को मैंने कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं। मुझे लगता था ये मुझे मेरी पर्सनालिटी के कारण या किसी से मुझे हो गया है, आज किसी संबंधी से, किसी दोस्त से, या पता नहीं, कभी कभी लगता था मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं जितना इससे भागने की कोशिश करता, जितना अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता, जितना सोचता इस पे, मेरी बीमारी उतनी ही बढ़ती गई। कभी तो मैं शब्दों को चेंज करता या कभी मैं शब्दों को उल्टा बोलता या कभी मैं चुप रह जाता, सर हिला के जवाब देता। तो इस पिछले कुछ महीनों तक मैंने ऐसा ही किया। साथ में कुछ स्पीच थेरेपी के कोर्सेज किए जिनसे कुछ दिनों तक फ़ायदा हुआ, लेकिन पूरी तरह मैं कभी भी अपने आप को मैंने हल्का महसूस किया नहीं। फिर कुछ महीने पहले मैंने इंटरनेट पे डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव के कुछ के ब्लॉग्स पढ़े। फिर मैंने उनसे फ़ोन किया। फिर एक टीसा करके एक हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप आजकल पूरी कंट्री में चल रहा है, मैं उसे संपर्क में आया। इन सब के बाद मुझे जो समझने का, हकलाने को समझने का नज़दीक से मौका मिला। फिर मैंने जाना कि हम इसको जब स्वीकार करना शुरू कर देंगे, सबसे पहले है एक्सेप्टेंस, मतलब कि आपके साथ जो प्रॉब्लम है आप एक्नॉलेज करो, आप उनको समझो कि आपके साथ कुछ है, छुपाओ नहीं। लेकिन साथ में एक्सेप्ट करने का ये मतलब नहीं है कि आप उसके बारे में सोचना छोड़ दो या फिर आप उसके लिए कुछ टेक्निक्स यूज़ ना करो या आप एक्सरसाइजेस ना करो। एक्सेप्ट करने का मतलब कि हाँ मैं ऐसा हूँ और मैं दूसरों के साथ इस पे मैं खुल के बात कर सकता हूँ, मैं अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकता हूँ अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जो हमारे आसपास के लोग हैं।
कई बार ऐसा होता है कि हम प्रॉब्लम शेयर नहीं करते, अपने मन में रखते हैं, जिसके कारण हमारे क्लोज संबंधी हैं जो हमें समझना चाहते हैं, हम उनसे धीरे धीरे दूर होते चले जाते हैं। तो स्वीकार मैंने किया, उसके बाद से मैं काफ़ी हल्का महसूस कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने इस पे काम किया और आज आप देख सकते हैं कि मैं काफ़ी हद तक ठीक बोल रहा हूँ। मैं ये दावा नहीं करता कि मैं 100% ठीक हूँ, लेकिन आज मैं अपने लिए अपने व्यक्तित्व, अपने पर्सनालिटी और अपने स्पीच से काफ़ी हद तक संतुष्ट हूँ। और मुझे लगता है कि एक्सेप्टेंस का यही सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो तरुण, हकलाने वालों के जीवन में कुछ मुश्किल क्षण कौन कौन से होते हैं? हाँ, हकलाने वाले लोगों के क्षण में मुश्किल क्षण जब तक वह स्वीकार करता नहीं है तब तक मेरे हिसाब से हर एक क्षण जब भी उसे बोलना हो, और आप सोच ही सकते हैं कि आदमी को हर एवरेज भी आप लगाएं तो हर 2 मिनट के बाद कुछ ना कुछ तो बोलना ही होता है। हर एक वो क्षण संघर्ष का क्षण होता है। अगर आप पूरे एस्पेक्ट में लाइफ के बारे में सोचें तो मैं अपनी कुछ बात बताता हूँ। स्कूल के दिनों में मैं टीचर से सवाल नहीं पूछ सकता था, भले ही मुझे ना आए या मैं उसके बारे में जिज्ञासा मुझे है कुछ और पूछने की, लेकिन मैं पूछ नहीं सकता था। क्यों? मुझे पूछने में भय लगता था कि टीचर मजाक उड़ाएंगे, बच्चे मजाक उड़ाएंगे। इसके कारण कई चीज़ें मैं सीखने से वंचित रह गया। उसके बाद जब करियर गोल चुनने की बात आई, मैं मैथ्स लेना चाहता था लेकिन मैंने बायो लिया। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि मैं अगर इंजीनियरिंग फील्ड में गया लेकिन उसमें कंपनीज आएंगे, जॉब्स की इंटरव्यूज़ होंगे, प्लेसमेंट्स होंगे और वो मेरे से सवाल पूछेंगे और मैं बेवकूफ़ उसमें कुछ नहीं बोल पाऊँगा। मैं ऐसे ही रोड पे रह जाऊँगा। एटलीस्ट डॉक्टर बन के मैं किसी का कुछ भी सुई दवा करके कुछ पैसे तो कमा लूँगा। मेरे दिमाग में बस ये गोल था कि मैं अपना जीवन यापन किसी तरह कर लूँ, इसलिए मैंने एज अ सब्जेक्ट बायो लिया। उसके बाद मैं भगवान की दया से मेरा एम्स में एडमिशन हो गया, लेकिन वहाँ भी मैंने को करिकुलर एक्टिविटीज़ में कभी मैंने पार्टिसिपेट किया नहीं। मैं प्लेज में हिस्सा लेना चाहता था, कुछ खेल खेलना चाहता था, जिम जाना चाहता था, स्विमिंग जाना चाहता, लेकिन हर वक्त मुझे लगता था कि मैं कुछ कैसे बात करूं, किसी से कुछ क्या पूछूं। मुझे सीखना हो, आप सब कुछ सीख के तो आते नहीं, आपको सीखना होता है। सीखने के लिए बात करनी होती है। मुझे बात करने में संकोच होता था, इसलिए मैंने चुपचाप रूम में बैठ के कुछ क्लोज फ्रेंड्स के साथ गप करता या फिर टीवी देखता या फिर किताब पढ़ता। ऐसे करके मैंने अपना जीवन अभी तक बिताया है। तो आप देख सकते हैं मैं लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता था लेकिन अभी तक वो सारी चीज़ों से मैं वंचित रहा। तो इस तरह मैं कह सकता हूँ कि हर वो क्षण मेरे लिए एक संघर्ष का पल था, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैंने अपने आप को अपनी आवाज़ को मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। और एक्सेप्ट करने के बाद मैं हल्का और अच्छा महसूस कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरी दुनिया आज के बाद कुछ अलग होगी। ये बहुत ही अच्छी बात आपने बोली तरुण, कि जब हम अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारी 99% समस्याएं हल हो जाती हैं। अच्छा, आपने एम्स से जो है यहाँ से आपने एमबीबीएस किया, तो एज ए डॉक्टर आप क्या सोचते हैं कि हकलाना जो है वो अन्य विकलांगताओं के मुकाबले में किस मायने में भिन्न है? हकलाना भिन्न इस मामले में है कि सबसे पहले जो हकलाने वाला व्यक्ति और जो उनके घर के या जो नहीं हकलाते, उन दोनों को नहीं पता चलता कि समस्या की गहराई कितनी है और क्या है। मान लो कि मैं दिन में जो घर में बहुत अच्छा बोल रहा हूँ लेकिन मेहमान आते हैं तो उनके सामने मैं नहीं बोल पाता, तो घर के लोगों को लगता है ये तो मेरा बच्चा थोड़ा संकोची किस्म का है, मेहमानों के सामने घबरा जाता है, जो शायद कुछ हद तक एक विशियस साइकिल है। उसके बारे में अभी मैं नहीं बात कर रहा। तो तो क्या होता है कि घर के लोग भी ज़्यादा ध्यान देते नहीं, क्योंकि कभी होता है कभी नहीं होता। अन्य सारी विकलांगताएं, जैसे कोई अगर डेफ है, कोई ब्लाइंड है, कोई म्यूट है, किसी के पैर में कोई दिक्कत है, चलने में दिक्कत है, तो हर वक्त दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, उसे एक ही जैसी प्रॉब्लम होती है। तो उसे एज अ ऑब्जेक्टिवली आप डिफाइन कर सकते हैं कि इसकी डिफनेस इतनी है, उसे इतनी चलने में दिक्कत है, या फिजिकल हैंडीकैप इतना % है। बट हमारे साथ वो बात नहीं है। इस कारण अभी भी पब्लिक में अवेयरनेस इसके बारे में कम है।
मैं समझता हूँ इन कारणों से अन्य विकलांगताओं से थोड़ा भिन्न है ये।